Very good afternoon, friends. This video is related to class 12th macroeconomic NCERT। और ये वीडियो जो है ये जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे पीएससी, यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हैं, और अभी तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 2 महीने बाद आपका प्री भी होने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल उतना ही आपको इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन ही बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी चैप्टर और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी के, जिनको मैंने पढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा इसको लेने से वीडियो को लेने से पहले प्लीज़ आप मेरे जो लास्ट वीडियो है वह जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है उसे भी आप ले लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो यहाँ भी यूज़ होंगी और वो चैप्टर भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और इकोनॉमिक के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। और यूपीएससी और पीएससी में कोई भी इकोनॉमिक का टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। यहाँ भी मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगी, पढ़ाते टाइम ही कराऊंगी, अलग से तो नहीं लिखूंगी, तो आप देखेंगे कि आप इजीली उन्हें हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, तो आप बस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और देखिए कि आपसे वो हो पा रहे हैं कि नहीं, जो चैप्टर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। और जो भी जैसे आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड दीजिएगा, आगे पीछे का मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ आप उसी से रिलेटेड दीजिए, आपके लिए भी बेटर होगा, मेरे लिए भी बेटर होगा, ताकि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। ओके, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम भी है बहुत जल्दी आने वाला, तो आपके लिए टाइम बहुत कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस टाइम का यूज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय की गणना आपका यहाँ पहला क्वेश्चन ही हो जाता है। अब ज़्यादा हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बस उतना ही आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना आप किन किन मेथड से की जाती थी, आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, किसी भी छोटे एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, जैसे एसएससी वगैरह हो गए, स्टेट पीसीएस हो गई, कि राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियाँ हैं कौन कौन सी विधि है। तो ये 3 विधि होती है, एक उत्पाद विधि होती है, दूसरी व्यय विधि होती है, तीसरी आय विधि होती है। मतलब कि आपका प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इन्हीं 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा अदर कोई मेथड नहीं होती है। इन्हीं में से इन्हीं तीनों मेथड्स का ही यूज किया जाता है, और जो ज़्यादा अच्छी होती है उसको हम यूज़ करते हैं, और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ये है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करना सीखना या उसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय ठीक है जो भी है, तो लेकिन उसकी गणना में जो जो हमें डाटा यूज़ होने हैं तो उनके बारे में तो नॉलेज पहले ज़रूरी है। यदि आप उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप राष्ट्रीय आय की गणना की आप डिफिनीशन पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले वो सारी डाटा, वो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो सब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास एक आ जाता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी के फादर है, फादर ऑफ अ मॉडर्न इकोनॉमी कौन है, तो आपके एडम स्मिथ है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो यहाँ पास आप इसे भी राइट डाउन कर लीजिए। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो बुक है इनकी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। अब देखिए, हम क्या किसी भी देश को किसी भी जैसे पहले माना जाता था कि कोई भी देश है तो यदि वो वहाँ रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं
तो अवेलेबल हैं, तो वो देश क्या हो जाएगा, वो बहुत समृद्ध माना जाएगा, बहुत ही प्रॉस्परस माना जाएगी, वो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। बट क्या ये ट्रू है? इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। अब आपके समय में देखा जाए तो ऐसा सही नहीं है कि जहाँ ज़्यादा रिसोर्स है वो कंट्री जो है ज़्यादा समृद्ध है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्री, वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ जो है समृद्ध नहीं है वो देश। जापान को देख लीजिए, जहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, वहाँ कोई भी नेचुरल रिसोर्स इतना ज़्यादा नहीं जितनी अदर कंट्री में, फिर भी जापान जो है एक रिच कंट्री है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश जो है वो केवल अपने नेचुरल रिसोर्स की वजह से समृद्धता की श्रेणी में नहीं आता। हम किसी भी देश को विकासशील और विकसित देश की श्रेणी में बांटते हैं कि कौन सी डेवलप कंट्री है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। तो लेकिन उसके लिए हम केवल एक ही मेज़रमेंट नहीं लेते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं, अदर भी मेजरमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, कोई व्यक्ति है जिसको नॉलेज नहीं है कि चंदन की जो लकड़ी है उसका कितना ज़्यादा वो यूज़फुल है और कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता है, और आप उसे चंदन की लकड़ी का जो चंदन का पूरा बगीचा दे दीजिए, आपने उसको गिफ्ट में दे दिया पूरा बगीचा कि आपका एक बहुत ज़्यादा किसी काम से आप खुश हो गए, आप बहुत ज़्यादा समृद्धशाली, आपने किसी को दे दिया दान में। अब उस जिसको आपने दिया है, यदि उसे यही नॉलेज नहीं है कि वो चंदन के पेड़ हैं, वो चंदन की लकड़ी है और उसकी मार्केट में एक अपनी पहचान और एक वैल्यू है, तो वो क्या करेगा? उस लकड़ी का वो सिंपल यूज़ करेगा, जलाऊ ईंधन के रूप में यूज़ करेगा और उस बगीचे को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको नई नई तकनीकों का ज्ञान नहीं है कि ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? उस रिसोर्स का क्या उसके पास कोई भी यूज़ है? उसके पास रिसोर्स तो बहुत अच्छा आया, लेकिन क्या उसने उसका यूज़ किया? नहीं किया। क्या वो उससे समृद्ध बना पाए? नहीं बना पाए। और वहीं यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं जिसको उसके बारे में नॉलेज होगा, तो एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा उस लकड़ी का अलग अलग तरीके से यूज करके, अलग अलग तरीके से उसको सेल करके, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। कोई भी देश है तो वो यदि वहाँ संसाधन संपन्न है लेकिन वहाँ और भी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि यदि वहाँ संसाधनों का जो उपयोग है वो कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में ही उन्हें नॉलेज नहीं है, तो फिर वो उस देश के संसाधन का क्या मतलब? वो कितना भी रिसोर्स होगा, कितना भी नेचुरल रिसोर्स वहाँ होगा, कोई भी उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी और वो देश समृद्धशाली नहीं हो पाएगा। यही कंडीशन है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में, क्योंकि वहाँ जो है इतना अभी जितने हम मॉडर्न हो चुके हैं वहाँ अभी इतना मॉडर्न नहीं हुए हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उस संसाधन का अच्छी तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो समृद्धशाली नहीं है। तो ये यहाँ से एक जैसे आपके मेंस में या इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा आपने इकोनॉमिक पढ़ा है, सिंपल सा क्वेश्चन ही आप बता दीजिए, आपके पास यदि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो क्या आप समृद्धशाली देश की श्रेणी में आएंगे? क्योंकि आप इंटरव्यू हो या मेंस का आंसर राइटिंग हो, कुछ भी हो, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता, उन्हें एग्ज़ामिनर जो आपके ये स्टेट पीसीएस और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो इन एग्ज़ाम में आपके विद्वता का परिचय नहीं होता है कि आप कितने विद्वान हैं। वहाँ ये देखा जाता है कि आपको कितना, ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना बिल्कुल गहराई तक किसी चीज़ का ज्ञान है, वहाँ ये देखा जाता है कि आपको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, आप कितने अच्छे तरीके से एक चीज़ के, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर पाते हैं, एक बात को दूसरे बात से कोरिलेट कर पाते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट का बस आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई साइंटिस्ट वो नहीं बनाते। यदि आपको साइंटिस्ट बनाना होता तो आपको बहुत डीप नॉलेज ज़रूरत होती, ठीक है, तो उन्हें साइंटिस्ट नहीं बनाना, उन्हें एक
प्रशासनिक अधिकारी बनाना है जिसे समाज के हर स्तर का ज्ञान प्राप्त हो, समाज के हर लेवल को बहुत अच्छे से समझ सके। तो वो कब समझ पाएगा? जब उसे सभी चीज़ों का नॉलेज होगा, एक व्यवहारिक ज्ञान होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको बस व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, ना कि आपको एक साइंटिस्ट बनाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे इजली पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि आप बहुत, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो क्या आप डेवलप कंट्री की श्रेणी में आएंगे? तो नहीं, वहाँ आपको ये आंसर नहीं देना, वहाँ आपको ये आंसर देना है कि नहीं, यदि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स हैं लेकिन हमें उन रिसोर्स का, संसाधनों का उपयोग करना ही नहीं पता है, हमें उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो रिसोर्स भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। वो सारे रिसोर्स, हम उनका कोई यूज नहीं कर पाएंगे और हम समृद्धशाली देश नहीं बन पाएंगे। इसीलिए यदि हमें समृद्धशाली देश बनना है तो हमें अपने नागरिकों को नॉलेज भी देना पड़ेगा, हमें नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना पड़ेगा, जिससे हम उस रिसोर्स का सही तरीके से क्या कर सकें? दोहन कर सकें, सही तरीके से उपयोग कर सकें, तब हम समृद्धशाली देश बनेंगे। आपके आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस छोटे से टॉपिक का यूज़ आप ऐसे में भी कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग भी ऐसे ही लिखी जाती है, ऐसी चीज़ों को उठाया जाता है। तो आप कोई भी ऐसे राइटिंग है जो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आप इस टॉपिक को डाल सकते हैं, एक कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं कि समृद्धता किसी देश के जो है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता पे निर्भर नहीं करती है, जबकि किसी देश की समृद्धता वहाँ उन संसाधनों के उपयोग, आवश्यकता के अनुसार उपयोग, और किस तरह उन प्राकृतिक संसाधनों का एक सही तरीके से उपयोग किया जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से उपयोग किया जाता है, उस पे डिपेंड करती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग की जाती है, ठीक है। ये जो पूरे तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपके मेंस को भी फोकस करके पढ़ा रही हूँ, प्री को भी फोकस करके पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ इंटरव्यू को भी फोकस करके पढ़ा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से लीजिए, बहुत सीरियस होके ये जो सीरीज़ एनसीईआरटी की चल रही है लीजिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा जो एफ़र्ट लग रहा है, वो एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए और आप जो है सेलेक्ट हो सकें और आपका अच्छा रिज़ल्ट आ सके, ठीक है। फिर आपको देखिए, अभी आर्थिक जो है व्यवस्था है, ठीक है, हमने ये सब समझ लिया। तो अब हमको देखना है कि ये जो आर्थिक व्यवस्था है, तो इसमें उत्पादन का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। ये आर्थिक व्यवस्था चलती कैसे है, किस तरीके से चल रही है, हमें इसका ही नॉलेज नहीं है। तो ये देखिए, आपको उत्पादन का प्रवाह का मतलब होता है जो आर्थिक हमारी क्रियाएं हैं, ये एक सर्कुलर वे में चलती है, ठीक है। इसका एक जो है वर्तुल पथ होता है, सर्कुलर एक वे होता है। इसका आशय ये है कि उत्पादन में जो, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पेमेंट मिलती है, तो आप उस पेमेंट का क्या करते हैं? आप उस पेमेंट को क्या अपने घर पे लाके सिर्फ सेविंग पे रख देते हैं? नहीं, आप उस पेमेंट जो आपको मिल रही है, तो आपका जो एक मंथ का खर्च है, वो आप उसको साइड में निकाल के, और उस जो खर्च आपने निकाला उससे आप सामानों को खरीदते हैं जो आपके यूज के लिए। तो आप सामान जो खरीदने गए हैं, तो वहाँ तो आपने वो पैसे दिए ना, जो आपको उस जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से मिले, तो आपने वो पैसे जाके दूसरे को दिए जो सामान आपको ज़रूरत है। फिर जिसको आपने पैसे दिए वो भी वहाँ जाके वो पैसे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से वो सामान खरीद के ला रहा है आपके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो देखिए, ये एक सर्कुलर वे में चल रही है ना सारी चीज़ें, तो यही कहलाता है इकोनॉमिक का सर्कुलर वे, ठीक है। क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था है एक साइकिल के समान चलती है, एक चक्र के समान चलती है, जो कहीं भी रुकती नहीं है, ठीक है। तो ये जो चक्र होता है ये चलता रहता है। यदि आप इसे बीच में कहीं भी ब्रेक कर देंगे ना, तो फिर सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आर्थिक जो उत्पादन का जो प्रवाह है, ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की जो उत्पत्ति होती है, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े उद्यम सब शामिल होते हैं जो वस्तु और उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा किसान जो कि अनाज का उत्पादन कर रहा है, वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। एक छोटा सा लोहे की पिन बनाने वाला जो उद्योग
जिसका है वो भी इसमें शामिल होता है। मतलब छोटे से छोटा उद्यमी भी इसमें शामिल होता है, बड़े से बड़ा भी उद्यमी इसमें शामिल होता है। सेवाओं में जैसे कि जो आपके वेंडर्स वगैरह हो गए, जो ठेले वाले हो गए, तो वो आपको क्या वो भी तो सेवा देते हैं ना आपके लिए। जो पकौड़ी सारी चीज़ें ये आपको मिलती रहती, चाट पकौड़ी, तो वो भी सेवा में शामिल होता है। प्लस आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप हेल्थ सर्विस लेते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई मेंटेनेंस का काम है तो वो सर्विस में आता है। आप कोई भी कम्युनिकेशन, ये सारी जो सर्विसें हैं, तो टेलीफोन, ये सब सर्विस हैं, ठीक है। तो ये सर्विस का आप उपभोग करते हैं। तो ये छोटी से छोटी सर्विस, बड़ी से बड़ी सर्विस भी, जो भी है सेवाएं हैं, जो आप उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का, वो सब जो है इस आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के प्रवाह में शामिल होते हैं। कहीं कोई भी चीज़ कहीं भी रुकी नहीं है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आप कंज्यूमर हैं और आप उपभोग करना छोड़ देंगे, तो जो उत्पादन कर रहा है, जो उद्यमी है उत्पादन कर रहा है, वो उत्पादन करना छोड़ देगा। जैसे अभी आप करेंट सिचुएशन ले लीजिए, आपका कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पे क्या है, जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने अपने घर चले गए हैं, उनके पास अब सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो हमारा मार्केट क्यों इस टाइम पे डाउन हो गया? क्योंकि मार्केट में डिमांड कम गई है, मांग कम गई है। अब डिमांड ही मार्केट में नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी हो गई, तो हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो प्रोडक्शन उसका क्यों होगा? जो इसेंशियल गुड है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान है, उनकी तो डिमांड हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जो इसेंशियल गुड्स नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, ये कोई इसेंशियल गुड नहीं है। इसे आप आज खरीदेंगे और आज यदि आपको बहुत ख़रीदना था लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं, तो आप उसे इग्नोर भी कर देंगे, क्योंकि उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। आप सोचेंगे कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब खरीदेंगे। जैसे आपको कार लेना था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोच के रखा था कि पिछले लास्ट ईयर कि हम होली आएगी जब, तो हम कार लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि अब आपके पास पैसे नहीं हैं भी पैसे, तो आप ये सोच के उन पैसों को खर्च नहीं कर रहे हैं कि क्या पता आगे कैसी सिचुएशन हो जाए और हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो आप क्या करेंगे? अभी आप कार ख़रीदना क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे, बोलेंगे नहीं अभी हम नहीं खरीदेंगे, कुछ दिन बाद परचेज़ कर लेंगे जब सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। तो क्या इस टाइम पे जो कार बनाने वाली जो कंपनी है, तो क्या वो उसी तरीके से बना रही होगी, उतना ही कार का प्रोडक्शन कर रही होगी? नहीं, अब वो कार का प्रोडक्शन कम कर देगी क्योंकि मार्केट डाउन हो चुका है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, ठीक। तो ये होता है कि उत्पादन के प्रवाह जो है उसमें छोटे से छोटा जो उद्यमी है, छोटे से छोटा जो उपभोग कर रहा है वस्तुओं का, जो सेवाओं का, वो सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा, उसमें एकल उद्यमी भी शामिल होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो भी शामिल होता है, बड़े से बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहे हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब कि जिसका केवल जो अकेले किसी उद्यम, जैसे मान लीजिए टीचिंग का कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, कोई अकेले चाहे तो वो भी उसमें शामिल होता है, वो भी टैक्स पे करता है सारी चीज़ें। मान लीजिए हम ऑनलाइन ही टीचिंग करा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स लगते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे वीडियो बन रहे हैं वहाँ भी, सब जगह सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक में सबका जो है सहयोग है, सभी शामिल है। तो ये होता है उत्पादन के प्रवाह। इस तरह जो है प्रवाह चलता रहता है और इकोनॉमिक चलती रहती है। कहीं भी थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए कि हम कई बार मैं बोल रही हूँ उपभोक्ता, उपभोग, हम उपभोग करते हैं, तो फिर कंज्यूमर कौन होते हैं, ठीक है, हु इज़ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर में एक ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप यूपीएससी का पेपर उठाएंगे तो उसमें बहुत बेसिक पूछा जाता है। इकोनॉमिक का कोई भी पार्ट आप ले लेंगे, किसी भी ईयर का क्वेश्चन ले लेंगे, बहुत ही बेसिक, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इकोनॉमी को बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में आप जैसे हम समझा रहे हैं कि हम उपभोग करते हैं चीज़ों का तो हम कंज्यूमर है, तो केवल उसमें कोई व्यक्ति कंज्यूमर नहीं होता है, एक जो उद्यम है वो भी कंज्यूमर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उद्यम कैसे कंज्यूमर होता है ये भी एक क्वेश्चन ही है, बन सकता है, अभी तक नहीं आया तो फ्यूचर में बन जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे बेसिक आपका चेक कर सकता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए तो उद्यम कैसे है, तो उद्यम इसलिए कंज्यूमर है क्योंकि
उद्यम जो है वो भी कंज्यूम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या है कि हमें बर्तन है, ठीक है, हम बर्तन बना रहे हैं, ठीक है, बर्तन बनाने की एक इंडस्ट्री है, तो उसको क्या चाहिए, उसको बर्तन बनाने वाला रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो उसने रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया ना, लेकिन रॉ मटेरियल क्या वो जाके सीधे माइंस से लेके आया, खदानों से नहीं, खदान से भी निकालने के लिए उस रॉ मटेरियल को फिर कहीं साफ़ होता होगा। तो ये सारी अलग अलग इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। तो जो केवल बर्तन बना रहा है तो वो क्या करेगा, वो कॉपर को लेगा, मंगाएगा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, जो एक जिससे सिर्फ आगे बर्तन बन जाए, उसे और कोई प्रोसेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसने क्या किया, कॉपर को कंज्यूम किया ना, लिया ना, तो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब कपड़े बनाने वाली कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, क्या वो कपास ले रही है, डायरेक्ट खेतों से कपास उठा रही है, नहीं, वो क्या कर रही है, वो धागे, कपड़ों के थान, उसको कपड़े बनाना है, तो जहाँ कपड़ों के थान बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो क्या कर रही है, वो कपड़ों के थान को ले रही है, ठीक है, तो वो उठा रही है। और जो कपड़ों के थान वाली इंडस्ट्री होगी वो क्या कर रही होगी, वो जाके जो कपड़ों उस कपास के जो धागे बनाने वाली इंडस्ट्री होगी वो वहाँ जाएगी, और फिर वो जो धागे बनाने वाली इंडस्ट्री है वो किसान से आके मिलेगी, क्योंकि उसको अब कपास चाहिए, क्योंकि उसे धागे बनाना है, ठीक है। तो इस तरह तो जो धागे बनाने वाली वो दूसरे के लिए कंज्यूमर हो जाएगी, जो कपड़ा बनाने वाली है उसके लिए कोई और कंज्यूमर हो जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति और उद्यम दोनों जो हैं कंज्यूमर होते हैं। केवल व्यक्ति कंज्यूमर नहीं होता कि हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हम बस कंज्यूमर हैं, नहीं, एक उद्यम भी कंज्यूमर होता है। तो इस तरह दोनों होते हैं। तो यदि कभी ऑब्जेक्टिव आए या आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या केवल व्यक्ति ही कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर तो आप जानते हो, तो बताओ उद्यम भी होता है, तो हाँ, उद्यम भी कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब देखिए उद्यम और व्यक्ति, कंज्यूमर तो पता चल गया। अब हम बोलते हैं कि हम जो है इसमें जो आर्थिक व्यवस्था है, जब हम इसमें गणना करते हैं वस्तुओं की, जिनको हम कैलकुलेट करते हैं राष्ट्रीय आय में, तो हम अंतिम रूप से जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये अंतिम रूप से उपभोग करने वाली वस्तु क्या है, ठीक है, ये अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स क्या होती है, व्हाट इज़ अ फाइनल गुड्स, ठीक। तो इसमें भी अब यहाँ भी क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है कि फाइनल गुड्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है, ठीक है, कि उसकी प्रकृति क्या होती है, और आपसे नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फाइनल गुड का मतलब होता है ऐसी वस्तु या वस्तु का वह प्रकार, ये जो परिभाषा पहले आप वो सुन लीजिए, जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है। उपभोक्ता मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई उद्योग, ठीक है, के द्वारा होता है, अतः उन्हें जिन्हें पुनः उत्पादन के प्रक्रम के किसी भी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है, उन्हें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपास, जो अभी मैं आपको समझा रही थी, ठीक है, तो जो कपास है, तो क्या कपास फाइनल गुड होगा, नहीं, कपास फाइनल गुड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कपास जो है अभी अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है, वो अलग अलग उद्योगों में उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। कपास से वो धागे बन रहा है, यान बन रहा है, फिर उसके बाद वो कपड़े का थान बन रहा है, फिर वो कपड़ा बन रहा है, और जो कपड़ा अब आप पहन रहे हैं, मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं ना, तो वो जो कपड़ा है वो फाइनल गुड्स कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो कपड़ा जो है वो किसी भी पुनः किसी उत्पादन में वापस वो प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वो कहलाता है, ये होती है अंतिम वस्तु, ठीक है, जो पुनः जिसमें कोई परिवर्तन। अब आप जो ड्रेस खरीद के ले आए, जिस भी स्टाइल का जो भी आपने ड्रेस खरीद के ले आए हैं, तो अब वो जो ड्रेस है वो वापस से अब आप उसको फिर से रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं करेंगे कुछ और चीज़ बनाने के लिए। यदि आप करते हैं तो फिर जो आप अदर चीज़ बना रहे हैं उससे, और वो फिर से इकोनॉमी का पार्ट बन रही है, फिर से वो आप उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए घर के पूरा कपड़े आप ख़रीद के लाए, ठीक है, बहुत लोग होते हैं इसका भी यूज़ कर लेते हैं, कपड़े थोड़ा पुराने हो गए तो क्या कर दिया,
उन कपड़ों के बैग बना लिया, ठीक है। टॉयज़ आपने लास्ट ईयर में भी आपने करंट न्यूज़ देखा होगा, जब केरल में बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे आपकी वो जो कपड़ों की गुड्डे गुड़िया बनाए जा रहे थे साड़ी के, और उससे एक साड़ी से वो कई हज़ार रुपए, कोई सस्ती सी साड़ी 500-600 की साड़ी से वो कई हज़ार रुपए कमा रहे थे, और इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने चला लिया था, ठीक है। क्योंकि वो जो साड़ी से वो क्या बनाने लगे थे, गुड्डे गुड़िया, जिससे वहाँ क्या है, अब वहाँ जो बाढ़ आ गई थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत पुअर हो गई थी। तो ये देखिए, तो वो जो गुड्डे गुड़िया बन गए ना, तो साड़ी तो फाइनल गुड्स थी, क्योंकि वो अब वापस से प्रोडक्शन में नहीं जा रही थी, उसको वापस से यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो जो गुड्डे गुड़िया उस साड़ी से बन गई तो वो फिर से बिजनेस का पार्ट हो गई ना, फिर से आपकी उससे अर्निंग होने लगी ना। तो वो जो गुड्डे गुड़िया बन गई उस साड़ी से, तो वो गुड्डे गुड़िया फाइनल गुड्स हो जाएंगी, क्योंकि वो अर्निंग का पार्ट बन गई हैं, ठीक है। तो ये होती हैं, तो इन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। इसीलिए हम अंतिम वस्तु को ये कहा जाता है कि अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है, अंतिम वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वो अंतिम वस्तु बनती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि अब साड़ी थी ना, तो हमने उसको अंतिम वस्तु बोला, लेकिन अब गुड्डे गुड़ियों को भी अंतिम वस्तु बोल दिए, मतलब फिर से वो आर्थिक प्रकृति के रूप में उपयोग की जाने लगी, उत्पादन में फिर से यूज़ हो जा रही है, फिर से उसका जो है फॉर्म चेंज हो गया, साड़ी से वो गुड्डे गुड़िया बन गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि अपनी आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वो अंतिम वस्तु बनती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या वो अपनी प्रकृति की वजह से अंतिम वस्तु कही जाती है। दूसरा ऑप्शन लिख सकते हैं आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वो अंतिम वस्तु कहलाती है। तो ये आपको ध्यान से टिक करना है, आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से उसे अंतिम वस्तु बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा लीजिए, चाय की पत्ती, ठीक है। चाय की पत्ती जो होती है, जो आप यूज़ करते हैं, तो आप किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? क्या ऐसे चाय की पत्ती खा लेते हैं? नहीं, पेय पदार्थ, ड्रिंक जो होता है ना, पेय पदार्थ के रूप में आप मटेरियल के रूप में आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप घर में जो चाय की पत्ती आई खरीद के, ठीक है, तो वो आपकी जो है वहाँ वो आपका फाइनल गुड्स, तो आपकी जो मार्केट में जो चाय की पत्ती आई वहाँ हुई फाइनल गुड्स, ठीक है। आप उसको ख़रीद के आपने चाय की पत्ती ले आए। लेकिन अब यदि चाय की पत्ती आपके घर में यूज़ हो रही है, तो कोई भी क्या वो आर्थिक क्रिया का पार्ट बन रही है? घर में नहीं बन रही है, ठीक है। तो वो उत्पादन का ही पार्ट है, और उसको किसी दूसरे फॉर्म में वो एक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने खाने के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट से आप जो लेके आए वो आपकी थी फाइनल गुड्स थी, लेकिन जो आप चाय पी रहे हैं वो फाइनल गुड नहीं होगा, ठीक है, जो पेय पदार्थ। लेकिन यदि वही चाय की पत्ती आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, और उसी चाय की पत्ती से आपको अर्निंग होने लगी, मतलब जो आप चाय बना के बेच रहे हैं, ठीक है, चाय की पत्ती से नहीं, जो चाय बना के बेच रहे हैं, ठीक। तो वो जो चाय बना के आप बेच रहे हैं ना, तो वो जो पेय पदार्थ है जिसे अभी आप घर में पी रहे थे तो कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन यदि वो जो पेय पदार्थ आप अब बेचने लगे हैं, ठीक है, चाय का आपने खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, तो वो जब वो पेय पदार्थ है वो अब अंतिम वस्तु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब आपकी अर्निंग का पार्ट हो गई है, ठीक है। तो वो अब आपकी फाइनल गुड हो जाएगी, ठीक। उसी तरीके से घर में यदि आप खाना बना रहे हैं तो वो खाना फाइनल गुड्स नहीं होगा। जो आप चावल आटा ख़रीद के लाए वो सारे फाइनल गुड है, क्योंकि आप मार्केट से वो उस फॉर्म में ख़रीद के लाए। अब आप घर में जो खाना बना रहे हैं वो फाइनल गुड नहीं है, ठीक है, जो आप भोजन कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उससे आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन यदि वही खाने आप टिफ़िन सेंटर खोल लें, ठीक है, तो वो अब आपका जो खाना बना रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स कहलाने लगेगा, क्योंकि अब वो उससे आपकी अर्निंग होने लगी है, ठीक है। आर्थिक प्रकृति, तो आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वस्तु जो होती है वो अंतिम वस्तु कहलाती है। तो ये होती है अंतिम वस्तु। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है, और ये तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है ही। ये आपके लिए बहुत कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अंतिम वस्तु क्या है, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है, ठीक है। फिर आप देखिए, आपको ये बताना अब उपभोग की वस्तु और पूंजीगत वस्तु क्या होती है। अब अंतिम वस्तु तो हमने बता दिया, तो ये अंतिम वस्तु भी एक फर्दर
टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। पहली होती है आपकी कंजप्शन गुड्स, सेकेंड होती है आपकी कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये उपभोग की वस्तु क्या होती है, उपभोग की वस्तु और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है, ठीक है, पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर है। तो आपको हमने अभी बताया था कि जो कंजप्शन गुड है, ठीक है, उपभोग की वस्तुएं, तो उसमें यहाँ भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि उपभोग की वस्तु में क्या केवल वस्तु ही शामिल होती है, तो नहीं, यहाँ सेवाएं भी शामिल होती, जो सर्विस होती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं वो भी उपभोग की वस्तु में शामिल होती हैं। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स में आपकी गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होती हैं, केवल गुड्स इंक्लूड नहीं होती। जैसे आप मनोरंजन के साधन, ठीक है, आप टीवी वगैरह चलाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप डीटीएच वगैरह लेते हैं, टाटा स्काई किसी का भी आप लेते हैं, चार्ज कराते हैं ना, तो ये सारे ये सेवाएं ले रहे हैं आप, ठीक है, मनोरंजन, तो ये सर्विस है। ठीक है, तो ये उपभोग की वस्तु में आएगी। और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे आप ग्रॉसरी का सामान खरीद के ला रहे हैं, जो आप आर्टिकल्स खरीद के ला रहे हैं, कपड़े खरीद के ला रहे हैं, तो ये सारी भी आपकी, ये सारे गुड्स हो गए। ठीक, घर में आपके जो भी सामान है, तो ये कंजप्शन गुड, इट मीन्स कंजप्शन गुड में आपके गुड्स और सर्विस दोनों शामिल होते हैं, केवल ना तो गुड्स होता है ना तो केवल सर्विस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपकी कैपिटल गुड्स क्या होती है, ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं इन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, मीन्स कि टिकाऊ सामान। ठीक है, टिकाऊ सामान का मतलब होगा, अब आप बोल देंगे कि हमारे घर में जो फ्रिज है वो भी तो टिकाऊ है, क्योंकि वो भी तो इतने सालों से चल रहा है, हम उसको ख़रीद के लाए हैं, तो वो भी तो हमारी पूंजी हो गई ना। हाँ, एक नज़रिए से देखा जाए तो वो भी टिकाऊ, उसमें भी वे सारी विशेषताएं हैं जो एक पूंजी में होती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो रियल पूंजी कहलाती है वो वह पूंजी कहलाती है जो कि किसी दूसरे के उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, उसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, जो कि किसी अन्य के उत्पादन में सहायक होती, जो आर्थिक क्रिया में क्या करती है, भाग लेती है और अन्य किसी वस्तु का उत्पादन करती है और स्वयं का रूप परिवर्तित नहीं करती है, उसे हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे कि आप देख लें, कोई भी टूल्स हो गए, मशीन हो गए, उपकरणस हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए। ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो ये जो मशीनें होती हैं ना, इन्हें हम पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन मशीनों के द्वारा किसी और सामान का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और ये मशीनें जो हैं ये उत्पादन में सहायक हैं, किसी अन्य सामान के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक जो है क्रूशियल बैकबोन है अदर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये खुद का रूप परिवर्तित नहीं करती कि आप आज ये मशीन दूसरे फॉर्म में रूप में थी, कल वो दूसरे रूप में बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, वो उसी शेप में उसी आकार में रहेगी जैसी आपने खरीदा था। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसका मूल ह्रास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, एक समय के बाद उसमें क्या हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, वो कम जो है वो अच्छे से काम करना नहीं करेगी, क्योंकि उस कंटिन्यूस से आप काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा कि टूट फूट होने लगेगी, घिसाव होने लगेगा, तो उसमें काम जो है उस धीमा करने लगेगी। ठीक है, तो उसका ह्रास जरूर होता है, इसी को बोलते हैं डिप्रिशिएशन। ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है, समझाया है, तो इसको बोलते हैं मूल ह्रास। ठीक है, कि उसमें पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट होती रहती है, जिनको कि हम समय समय पर जिनकी हम मरम्मत करवाते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या हो, कंटिन्यू उत्पादन और अर्थव्यवस्था में शामिल रहें और उनमें बदलाव भी करते रहते हैं। मान लीजिए कोई मशीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई तो हम उसके प्लेस पे कोई नई मशीन लेके आ जाते हैं, या फिर हमारी जो मशीन थी अभी पुराने टेक्निक पे थी तो हम नई टेक्निक की कोई मशीन उसके रिप्लेस पे ले आते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो मशीन का रूप नहीं बदल जाता है, तो ये कहलाती हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, और तो ये सारी पूंजीगत वस्तुएं जो आप घर में यूज कर रहे हैं, जो टिकाऊ सामान है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें आप पूंजी के रूप में सोच रहे हैं कि वो भी तो टिकाऊ हैं काफ़ी दिन, तो उनमें भी तो सारे गुण हैं, तो वो टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तुएं कहलाती हैं, जो हमारे बहुत तुरंत की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होती हैं और हमारे उपभोग में सहायक होती हैं। ठीक है, तो वो जो है वो टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग की वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है, एक टिकाऊ होती है और एक गैर टिकाऊ होती है। टिकाऊ मतलब जैसे कुर्सी, टेबल, फ्रिज, ये सब टिकाऊ हैं क्योंकि ये काफ़ी समय तक रहते हैं। ठीक है, और गैर टिकाऊ मतलब जैसे आपके इसेंशियल गुड्स हो गए, जैसे दूध, सब्जी, फल,
ये सारी चीज़ें जो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाते हैं तुरंत ही, तो वो गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये उपभोग की वस्तु, टिकाऊ उपभोग की वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। फिर आपकी मध्यवर्ती वस्तु। ठीक, मध्यवर्ती वस्तु मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कौन होते हैं? क्या वो पूंजीगत वस्तुएं, क्या वो कंजप्शन गुड्स हैं? तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये ना तो आपके कैपिटल गुड्स में शामिल होते हैं और ना ही आपके ये आपके कंजप्शन गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये किसी और के उत्पादन में एक कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इन्हें हम अंतिम वस्तु भी, फाइनल गुड्स भी नहीं कहते हैं। जैसे कि आपका इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हो जाएगा? जैसे कि कपास हो गया, एक किसान ने कपास का उत्पादन किया तो वो इनिशियल गुड हो गया। ठीक है, सामान हो गया, इनिशियल प्रोडक्शन हो गया। और वो अब कपास में जो धागा हो गया, ठीक है, तो वो जो धागा हो गया वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि अब वो कपड़ा बनाने के लिए हमको धागा चाहिए, बिना धागे के हम कपड़े नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो वो धागा जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो वो रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए। कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपका धागा जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, जिन्हें हम अंतिम वस्तुओं के रूप में, जिन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मध्यवर्ती वस्तुएं भी अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं? तो नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं नहीं कहलाती, क्योंकि ये उत्पादन में कच्चे पदार्थ के रूप में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं इस चैप्टर के आगे के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगी, जो कि जिससे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं पड़े। और आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप प्लीज़ इसकी एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, अपने शब्दों में चीज़ों को लिख लीजिए और बहुत संक्षिप्त शब्दों में लिखिए, ताकि आप जब रिवीज़न करें तो आपका बहुत फास्ट रिवीज़न हो सके। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, और ये आपका बेस जो है क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आपके लिए ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है ये बहुत अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और चलिए, ओके, थैंक यू। और आपको रक्षाबंधन और खजलैया दोनों की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप प्लीज़, आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप प्लीज़ बी सीरियस फॉर योर स्टडी। Okay, thank you.